मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंदर अरस्तु का क्रांति सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि अरस्तु प्राचीन यूनान का एक महान दार्शनिक वे हैं और उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान जिनका अपने ग्रंथ का नाम ही पॉलिटिक्स रखा, उसको एक सिस्टमेटिक विज्ञान बनाने की शुरुआत की और साइंटिफिक मेथड की शुरुआत अरस्तु ने की। अरस्तु मूलतः एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ही राजनीतिक दर्शन का अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और राजनीति विज्ञान में एक नए तरीके से उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के आदर्शवादी विचारों के विपरीत यथार्थवादी और व्यवहारवादी पहलू अपनाया और यथार्थवाद और व्यवहारवादी विचार दिए। इन्हीं विचारों में से एक है अरस्तु का क्रांति का विचार। सामान्यतः हम जानते हैं कि क्रांति जो शब्द है, जो रिवोल्यूशन जो शब्द है, उसका अर्थ ये होता है कि राज्य में जनता या जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा शासन या सरकार के विरुद्ध एक आर्म रिवोल्ट कर देता है, सशक्त विद्रोह कर देता है और उस सरकार को बदलने में या नहीं बदलने में वो सफल हो या नहीं हो, तो जो आर्म रिवोल्ट है ना जनता के द्वारा, वो क्रांति का रूप माना जाता है। पर अरस्तु के लिए क्रांति का एक भिन्न अर्थ है। अरस्तु सामान्यतः कहता है कि संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है और अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। जो अरस्तु है वो क्रांति के 5 प्रकार मानते हैं कि क्रांति कितने प्रकार की हो सकती है। 5 प्रकार की उन्होंने बताई है। पहली है आंशिक क्रांति अथवा पूर्ण क्रांति। इसका मतलब आंशिक क्रांति का मतलब यह है कि कोई सिस्टम के अंदर कि जो उन्होंने राज्य या संविधानों का जो व्यवस्था दी है उसके अंदर मामूली परिवर्तन होता है तो भी उसको भी वो संविधान के अंदर कोई मामूली परिवर्तन हो तो क्रांति मानते हैं। और पूर्ण क्रांति का मतलब है एक संविधान से दूसरे संविधान के रूप में परिवर्तित हो जाना, यानी जहां राजतंत्र है वहां अगर लोकतंत्र या अरिस्टोक्रेसी आ जाए तो वो एक प्रकार से क्रांति होगी। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया है रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, यानी उन्होंने कहा कि ये जो संविधान या राज्य में जो परिवर्तन होता है वो शांति में इतने बिना किसी रक्तपात के खून खराबे के हो सकता है और ये एक ब्लड सेड के रूप में एक रक्त पूर्ण क्रांति भी हो सकती है और रक्तहीन क्रांति भी हो सकती है। अगला उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति हो सकती है। उन्होंने कहा है कि क्रांति इंडिविजुअल भी हो सकती है और नॉन इंडिविजुअल भी क्रांति हो सकती है। एक उन्होंने बताया कि किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध भी क्रांति हो जाए, जैसे अरिस्टोक्रेसी में एरिस्टोक्रेट्स के जो शासक होते हैं उनके विरुद्ध भी जनता क्रांति कर सकती है। और एक उन्होंने कि लास्ट में उन्होंने कहा है कि 5वीं क्रांति वाघवीरों की क्रांति है। ये क्रांति सामान्यतः लोकतंत्र के अंदर देखी जाती है। अब अरस्तु हम आते हैं कि अरस्तु ने क्रांति के जो कारण बताए हैं उन कारणों को हम 3 रूप में देखते हैं। क्रांति क्यों होती है? क्रांति का जो कारण है वो एक तो सामान्य कारण होता है, दूसरे विशिष्ट कारण होते हैं और तीसरा विशिष्ट शासन के लिए विशिष्ट कारण के रूप में 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया है। सामान्य जो कारण की बात करें तो सामान्य कारण के बाद में है कि जो असमानता समानता का जो पहलू है, अगर समाज के अंदर राज्य के अंदर असमानता ज्यादा व्याप्त होती है तो निश्चित रूप से वो एक क्रांति का रूप एक न एक दिन वो असमानता धारण करती है। अगर राज्य में समानता है, समान व्यवहार है तो क्रांति की संभावना नहीं होती है। और हम बात करते हैं विशिष्ट कारणों की, तो विशिष्ट कारणों में हम देखते हैं जो शासक होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो अपनी स्वार्थ दुष्टता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं तो क्रांति की संभावना बनती है। इसी प्रकार अगर कोई शासक अपनी पावर्स का दुरुपयोग करता है, जनहित में न करके सार्वजनिक न करके स्वहित में ज्यादा उनका उपयोग करता है तो भी क्रांति हो सकती है। एक क्रांति का जो बड़ा कारण होता है वो भय होता है कि जनता अगर ये भयभीत हो जाए कि राजा शासक के इस राज के अंदर उनका जान माल सुरक्षित नहीं है तो उस शासक को उठाने के लिए जनता क्रांति का सहारा ले सकती है। इसी प्रकार जो अल्लाह बल्लू है कि वो है घृणा। अगर राज्य के अंदर जनता में
शासकों के विरुद्ध या शासकों में भी अंतर्कलह हो जाए और एक घृणा का माहौल बन जाए, तो इस घृणा के माहौल निश्चित रूप से क्रांति को प्रेरणा देता है। इसी प्रकार अगर कोई षड्यंत्र पूर्वक चुनाव जीते गया तो भी इसके खिलाफ भी क्रांति की संभावना बनती है। और एक वो है कि जब शासक के अंदर अयोग्य व्यक्ति जो जिस पद के लिए योग्य नहीं है वो विराजमान हो जाए तो भी क्रांति हो सकती है। अस्तु कहते हैं कि मध्यम मार्ग सर्वोत्तम मार्ग में होता है। इसी प्रकार के समाज में जो मध्यम मार्ग वर्ग होता है वो समाज में बैलेंस, उच्च और निम्न वर्ग के मध्य बैलेंस रखता है। अगर मध्य वर्ग नहीं है तो निश्चित रूप से निम्न वर्ग उच्च वर्ग के खिलाफ क्रांति कर सकता है। और कुछ मामलों में शासकों के पारिवारिक मामले भी होते हैं जिनमें शासक या गद्दी को लेकर उनके आपस के अंदर विद्रोह हो जाता है, तो ये पारिवारिक झगड़े भी क्रांति का कारण बनता है। और इसके साथ ही जो अलग मामला है वो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राजनीति में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और वो अधिक से अधिक पावर के ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं। कि जैसे मान लीजिए राजा के परिवार के अंदर ही कोई राजकुमार हैं, उन राजकुमारों के मध्य पॉलिटिकल एम्बिशंस ज्यादा होती है तो वो राजकुमारों का अंतर्विरोध, राज परिवार का अंतर्विरोध भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को फुलफिल करने के लिए क्रांति का सहारा ले लेते हैं। इसी प्रकार जैसे अरिस्टोक्रेसी के अंदर भी है तो अलग अलग अरिस्टोक्रेसी की हर किस्म ये महत्वाकांक्षा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जीवन में प्राप्त करे तो वो भी क्रांति कर सकते हैं। जो एक विशेष प्रकार के विशिष्ट प्रकार के शासन में भी विशेष प्रकार की क्रांति हो सकती है। जैसे लोकतंत्र के अंदर है, जैसे अगर समानता असमानता व्याप्त हो जाती तो भी क्रांति का कारण बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रांति के बारे में अरस्तु के विचार बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं और वो जो आज वर्तमान में जिस प्रकार में हम क्रांति को लेते हैं उस क्रांति से भिन्न उनको एक संवैधानिक से ज्यादा वो एक राजनीतिक पहलू के रूप में देखते हैं।